अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज कुछ मुतफ़र्रिक़ात हैं जो बज़ाहिर तो मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मवाक़े पर और मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, अपने इज़हारिये पेश किए और दिलचस्प थे, काबिल फ़िक्र थे, काबिल गौर थे। और उसमें से फिर आगे मज़ीद कुछ सोचों के रास्ते निकलते थे कि ये हो तो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो जो कुछ उन्होंने बताया है वो ऐसा ही था, लेकिन ये क्यों हो रहा है उसके असबाब मुख्तलिफ़ एंगल से देखे जाएं तो मुख्तलिफ़ नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था ना कि जब बिलावल को ज़रदारी से भुट्टो करार दिया गया तो वो बज़ाहिर उन्होंने तो एक वहाँ तालियां बजा के तो जनाब बड़ा काम हो गया, लेकिन हम जब उसी तकरीब और उसी मौके को देख रहे थे तो हमें कुछ और नज़र आ रहा था कि अच्छा ये वो करार दिया जाना जो है वो अपने घर में पलटा के खुदा ताला की तकदीर ने एक और रंग में दिखाया। छोटा सा वाक़या है लेकिन उसके अंदर बहुत से इशारिये और उसके अंदर बहुत से इज़हारिये थे। कल हमने एक रज़ा रूमी साहब एक प्रोग्राम पेश कर रहे थे अपने चैनल नया दौर के हवाले से, और वहाँ 3-4 जो लोग मौजूद थे सब पढ़े लिखे, सब एक सोच रखने वाले, एक्टिविज़म का एक उनका सबका अपना अपना एक रिकॉर्ड था। निगत दाद थी जो एक्टिविस्ट हैं, फ़रिया अज़ीज़ थी अच्छी एक्टिविस्ट हैं, और आईटी के शोबे में ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के साथ भी मुख्तलिफ़ इदारों के लियाज़ान के साथ उनका एक नाम भी है, एक शोहरत भी है, उनका काम भी है। बिहाज सराज थे, खूब गुफ्तगू कर रहे थे। रज़ा रूमी उस सारे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे और साथ एक तरह से मुबस्सिर के तौर पर मुर्तज़ा सुलंगी भी बैठे हुए थे। तो जब किसी तकरीब में ऐसे लोग हों जिनमें से आपका किसी न किसी तरह से वास्ता रहा हो तो आप गौर से देखते और सुनते हैं। मैं शुरू में जब यहाँ आके बाहर से बैठ के लिखना शुरू किया तो रज़ा रूमी साहब ही का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था पाक टी हाउस, तो उसमें लिखा करते थे और वो छपते भी थे, और कभी बात भी हो जाती थी एक आध दफ़ा के मतलब मुझे एक दफ़ा उन्होंने मैसेज किया कि होल्ड योर हॉर्सेस, कि ज़रा थोड़ा सा लगाम थाम के रखो। तो बात तो ज़ाहिर है, लेकिन इसके बावजूद वो जो हम लिखते थे वो छाप भी देते थे। उसके अलावा मुर्तज़ा सुलंगी साहब सीनियर एनालिस्ट के तौर पर जो साथ बैठे थे, तो जिस ज़माने में हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाइव प्रोग्राम किया करते थे, उसी ज़माने में वो डीजी थे रेडियो पाकिस्तान के। तो एज अ डीजी और एक प्रेजेंटर का आपस में क्या ना कुछ जोड़ ना वास्ता, लेकिन इतना ज़रूर हो जाता था कि वो जैसे वो गालिब ने कहा ना, मगर इतना पता है कल वो जाता था कि हम निकले। तो ऐसा ज़ाहिर है कई दफ़ा होता था कि वो अपने दफ्तर को ऊपर लिफ्ट से चढ़ रहे हैं तो हम वापस निकल रहे हैं, तो वो इतनी हेलो हाय। फिर उन्होंने उनके साथ जब रिटायर वहाँ से हो गए तो कराची जाके भी उन्होंने मीडिया ही के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी प्रेजेंस जो है उसको बड़े उससे माकूल और मौसर अंदाज में ज़ाहिर करना शुरू किया, लेकिन वो लिमिटेशंस अपनी जगह पे रहती हैं। फिर वो डॉन और हेरल्ड जो हैं, हेरल्ड ख़ास तौर पर, वो इतना पुराना और इतना अच्छा और इतना बड़ा रिसाला जिसने जो जो जर्नलिस्टिक प्रोफेसाइज़ करने वाला उनका जो काम था वो तो उनका कई डेकेड्स पे फैला हुआ है। और आखिरी दफ़ा बद्र आलम थे उसमें, जिनको हम बद्र आलम भट्टी कहते हैं, और वो अपने नाम के साथ कभी भट्टी लिखते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ओरिजिन चूँकि पिंडी भट्टियाँ के अराउंड हमारे सेम थे, तो कराची में भी उनसे भी मुलाकातें रहीं। हेरल्ड के वो चीफ़ एडिटर हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ कि जब इदारों के साथ स्क्रू टाइट करके और एक ख़ास तरह का सेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो रज़ा रूमी जो है उनको बहरहाल तरक वतन करना पड़ा।
और उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडियम से हट के वो सोशल मीडिया की तरफ आए और बद्र आलम जो हैं उन्होंने जाके सुजाग संभाल लिया। और सुजाग टीवी में आप अक्सर व बेशतर कोई अच्छी ज़िम्मेदार और दयानतदाराना तफासील के साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखते भी हैं। पिछले दिनों आपने वो उस्मानी साहब ने जो एक वीडियो पेश की हुई थी वो भी देखी है सब ने, तो वो उसको अब चला रहे हैं सुजाग को, और रज़ा रूमी अब नया दौर को हैंडल कर रहे हैं और उनके साथ हैं दूसरे दोस्त भी। विहाज साहब ने कमाल गुफ्तगू की और क्लासिक्स में से मतलब अकबर अलाहाबादी तक के जो अशार थे वो आज यानी 100-125 साल पहले की जो उनकी बातें थी कि जिस पार्क में हज़ारों आंखें मुझे देख रही हों और जगह जगह मुझसे लाइसेंस तलब किए जा रहे हों, तो कहते हैं मैं तो उस पार्क में अब सैर के लिए नहीं जाता। तो उन्होंने फिर दिखाया कि वहाँ पर अब पाबंदियों से पाकिस्तान पूरा इस वक्त वही पार्क बना पड़ा है जिसमें सैर करने से अकबर अलाहाबादी ने इनकार कर दिया था। तो विहाज सराज कहते हैं कि इस तरह की पाबंदियाँ और ऐसी सफोकेशन में हम अब कैसे बाहर निकलें और कैसे सैर करें। मजमूई तौर पर जो चल रहा है उसको लोग बताते भी हैं इतनी एहतियात के साथ कि जब वो सोशल मीडिया के हैशटैग्स की बात करते करते तो मैंने गौर किया कि रज़ा रूमी साहब ने बहरहाल इतनी एहतियात की कि शियों को मार दो वाला जो शिया किलिंग का हैशटैग है उसका वो जिक्र कर गए, लेकिन जो हर 6 महीने में 1-2 दफ़ा अहमदियों को मार देने वाला हैशटैग है उसका बहरहाल ज़िक्र नहीं कर सके, क्योंकि वो फिर उनकी ज़ाहिर है कि एक गैर जानबदारी जो है वो इस वक्त चलन ही ये है कि जो अहमदी का ज़िक्र नहीं करेगा वो अच्छा गैर जानबदार मुबस्सर है। तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, करते रहें। लेकिन निगत दाद ने और फरिया अज़ीज़ ने जो बातें की कि अब पीटीए जो है उसने क्या क्या कुछ इंट्रोड्यूस करवाया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने किस तरह जो पाकिस्तान की बैंडविड्थ है उसको मिनिमाइज़ और स्क्रूटनाइज़ करने और उसको बल्कि स्क्रू टाइट करने का जो प्रोसेस चला हुआ है उसके अब असरात कहाँ कहाँ आ रहे हैं। और पोर्नोग्राफी के प्रीटेक्स्ट के ऊपर वो एक तरफ रही तो उन साइट्स के नाम पर जो आम आदमी और इंडिविजुअल के अकाउंट्स और इंडिविजुअल की आज़ादी और इंडिविजुअल के ट्वीट्स और उसकी बातें हैं, अब वो सारे के सारे, उनमें तो कोई अहमदी नहीं था लेकिन उन सारों को यही खौफ था कि बाकायदा विहाज सराज ने तो कोट भी किया कि कई दफ़ा हम ट्वीट करते हैं फिर रुक जाते हैं कि या तो ये ट्वीट जो है वो गालियों का पटारा लेके आ जाएगी हमारे पीछे पीछे, या फिर हमें कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा या नोटिफाई कर देंगे, कहीं से नोटिस कर देंगे, आ जाएगा, इशू हो जाएगा कि ये जो आपने बात की है ये तो फ़लाँ फ़लाँ हवाले से ब्लास्फेमस है। तो अब वो जो ब्लास्फेमी है वो इस तरह अब गले को आ रही है कि बाकायदा दम घुटने वाली जो सिचुएशन है, और उसमें अब वो 22 करोड़ का नाम मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी लिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब सोशल मीडिया हो या ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया किसी को इजाज़त दे या ना दे, तारीख़ का पहिया नहीं रुकता। और अच्छी बात ये कही कि जब वो स्लो हो जाता है तो उस वक्त वो ज़्यादा मुहलक हो जाता है, ज़्यादा बारीक काटता है। तो अगर ये उसूल मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जिस तरह बताया है वो वैलिड है तो फिर हमारे लिए भी वो उतना ही वैलिड है, और हम अब वो बारीक काटते हुए मुशाहिदा कर रहे हैं, क्योंकि जो हम पे गुज़री सो गुज़री, मगर शब हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। ये दोनों ख़वातीन जो इंतहाई संजीदगी और इखलास से कह रही थीं कि अब इंसानों के इजहार के रस्ते में पीटीए ने ये कुछ इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि समझ नहीं आती कि बंदा सांस कैसे ले और बात कैसे करे। तो मुझे नेचुरली साथ ही सुनते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि हर दो ख़वातीन बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि किन किन अहमदिया वेबसाइट्स के ऊपर यही पीटीए
रोज़ाना प्रपोजलें बना के पेश करके उनको अप्रूव करके उनको इम्प्लीमेंट करती थी। यही पैमरा जो है वो पाकिस्तान भर के जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनको किस तरह हिदायत देता था कि गलती से भी MTA ना चल जाए। तो उस वक्त कोई बोला नहीं, किसी ने उस पर बात करनी ज़रूरी नहीं समझी, किसी ने उस वक्त उसको हाईलाइट करना PTA के साथ जाके इस तरह जैसे अब बात करते हैं इस तरह बात करते हुए कभी नहीं सुना किसी। ये एक्टिविज़म के इदारे भी सारे पाकिस्तान में उसी तरह मौजूद थे, ये सारे सरबर आवुर्दा नाम एक्टिविज़म के ये भी उसी तरह मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त ये स्क्रू टाइट हो रहे थे, गला घूंटा जा रहा था, एक्सेस डिनाई की जा रही थी और अपने घर में MTA या अपना alislam.org या अपनी अहमदिया वेबसाइट्स की बात उनके बिल्कुल काट के फेंकने वाला अंदाज में उनके ऊपर तबर रखे जा रहे थे, उस वक्त किसी की आवाज़ आपने कभी नहीं सुनी। तो फिर कुदरत का एक निज़ाम तो है, वो जिन जिन वो मुबारक सिद्दीकी साहब एक अपनी नज़म में लिखते हैं कि वो जहाँ जहाँ पे कली एक शहीद की तुमने वहीं वहीं पे निखर कर गुलाब आए हैं। तो बात यह है कि जब कुदरत अपना इंतकाम लेती है या अपने मकाफ़ात के तौर पर आपको इस्टेब्लिश करके उसने दिखाना होता है तो फिर तो वो उसी फील्ड में करेगी ना। ये तो नहीं हुआ कि आपने इजहार के रास्ते बंद किए और उस पर जुल्म किया तो आपकी सिर्फ आशोब चश्म आपको हो जाए या आपके कान बहरे हो जाएं जवाबी तौर पर। कुदरत आपसे फिर उसी फील्ड में आपके इजहार ही बंद होंगे। एहानत की आपने जब कैंपेन चलाएंगे तो आप उसको उसके जो जब जवाब आएगा खुदा ताला की तरफ से तो तौहीन ही की सूरत में आएगा, बेवकारी की सूरत में आएगा और वो फिर उस वक्त देखने वालों को नज़र भी आ रहा होता है। बगलें बजाने वाली अलबत्ता बात कोई नहीं होती, क्योंकि खुदा ताला की तरफ से जो जवाबी इस तरह के कौमों के ऊपर या मुआशरों के ऊपर या अफराद के ऊपर ये वक्त आते हैं तो उनको जिनकी तरबियत खुदा ताला के फ़ज़लों से हुई हो उनको जो ज़ेब नहीं देता कि वो उस पर बगलें बजाते फिरें, लेकिन नज़र उनको आ जाता है कि ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। बहरहाल इनफरादी तौर पर भी वहाँ हमारी बात हुई एक दिन पिछले हफ्ते नजमा सिद्दीकी साहिबा से, पहले कभी कभी उनका जिक्र हो जाता है। आईना अब्सार जब हमने उसमें ऑनलाइन प्लेटफार्म की सूरत में शुरू किया था तो उस पर हमने उनसे दरख्वास्त की कि आपका एक्टिविज़म का सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का लंबा तजर्बा है। फिर वो वर्ल्ड बैंक में आ गई वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर और फिर आगे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में उनका बहुत अच्छा रोल और लंबा रोल रहा इसमें। तो मैंने ही उनसे पर्सनली दरख्वास्त की कि आप हमारा जो एडवाइज़री पैनल है उसको आके हेड करें। तो कहती हैं हेड क्या, मैं उसमें शामिल हो जाती हूँ। लेकिन बहरहाल उनके उसकी बुनियाद पर हमने 2-3 साल से हो गए हैं तकरीबन उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बात भी होती है, मशावरत भी होती है, वाक़तन बहुत ढंग की और बड़ी वैलिड चीज़ें पॉइंट आउट भी करती हैं, बताती भी हैं, कभी कभार लिख के भी भेज देती हैं। कभी यहाँ जब से ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं तो इसमें भी हम पेश कर देते हैं। तो पिछले हफ्ते वो कहती हैं कि आप जो यानी उनसे बात हुई तो जो इज्तमाही सतह पर उन दिनों वो सो कॉल्ड अहमदियों की जो दुनिया भर में एक्सेस और उसकी जो पेनिट्रेशन या उनका जो फुटिंग है उसके साथ एक जेलसी के जो जज्बात आते हैं तो कहते हैं इज्तमाही तौर पर ये हो रहा है। तो इनफरादी तौर पर वो कहती हैं कि मुझे किसी ने लिख के भेज दिया कि आपने तो सारी उम्र नेपोटिज़म उसकी बुनियाद पर आपने सारी तरक्यात की हैं और आपके जो 2 हस्बैंड्स थे वो चूँकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों के बड़े बड़े चीफ हुआ करते थे तो आपने उनसे शादियां करके तो तरक्की कर ली। तो इन्होंने बताया कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं पाकिस्तान छोड़ चुकी तो वहाँ से फिर मुझे किसी जर्नलिस्ट ने तहकीक करके बाकायदा अखबार में रिपोर्ट छाप दी और मेरा ऐसा हस्बैंड मेरी तरफ मंसूब कर दिया जो उस नाम का बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता था, मेरी कभी शादी भी उससे नहीं हुई थी। लेकिन कहती जिन 2 से मेरी हुई है मुख्तलिफ वक्तों में तो वो पहला जो था वो जस्ट एक रिसर्च अफसर था और मैं उस वक्त उसकी डायरेक्टर थी इदारे की। तो डायरेक्टर जो है उसने रिसर्च अफसर को तरक्की दिलवानी होती है या रिसर्च अफसर ने तरक्की करनी है डायरेक्टर के हवाले से। और दूसरी दफ़ा वो कहते हैं कि हम दोनों ही एक आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में एक ही जगह पे हम मुख्तलिफ शोबों के सरबराह थे ऑलरेडी।
बल्कि उसने मेरे बाद, यानी मेरे हस्बैंड ने मेरे बाद ज्वाइन किया। और फिर वर्ल्ड बैंक में भी जब हम आए तो हम मुख्तलिफ जगहों पे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आए, लेकिन वहाँ आपके पीछे जिन्होंने ख़ुद कुछ नहीं करना होता, उनकी अब उनका जो रिज़्क है वो कंस्पिरेसी, साजिशी थेरीज़, मुख्तलिफ इल्ज़ामात, मुख्तलिफ किस्म के कीचड़ उछालने, क्योंकि वो जहाँ जो लोग आगे निकल गए हैं, जिन्होंने फिर भी नामसाइद हालात के बावजूद अपनी तरक्की के सफ़र को रुकने नहीं दिया, और वो कतरा कतरा करके भी जमा करके आगे बढ़ते रहे। ताकत जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो विल चाहिए, वो ऐसे हालात में जैसे पाकिस्तान में है वो कुशीद करनी को इतनी आसान नहीं होती। लेकिन वो करते रहे और आगे चलते रहे, लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। तो वो कहते जो इनफरादी तौर पर पीछा नहीं छोड़ रहे, वो आपका इज्तमाही तौर पर पीछा कहाँ छोड़ेंगे। उनको अब ये नज़र आ रहा है कि जिनको आपने आउटकास्ट करार दिया था, जिनके लिए आप रोहिंग्या के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे हुए, वो रोहिंग्या क्या, वो तो अब फैसला कुन रोल प्ले करने के स्टेटस पे अल्लाह ताला ने उनको रखा हुआ है। तो जब वो ये हो जाता है, फिर आपका जब बिगाड़ कुछ नहीं सकते, तो वो फिर वो आप पे थूकना शुरू कर देना, जो कि पलट के आती है। तो ये सिलसिला वहाँ जारी है, लेकिन उसमें से अब वे आउट नहीं निकल रहा। जैसे मैंने बताया कि वो 4-5 यानी ज़ाती हैसियत में वो लोगों के ऐसे, रज़ा रूमी साहब वो लिखें या बोलें तो उनको अब यानी सहाफ़त में, मीडिया में उनका अब एक नाम है और एक सिक्काबंद गुफ्तगू है। लेकिन वो 5 बंदे बैठ के अब उस सफोकेशन की बात कर रहे थे, वो तो कर रहे थे नसर में, लेकिन कल हमारे पास मंजूम तौर पर भी इस तरह की चीज़ पहुंची। लेकिन पहले इससे कि मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं, मैंने पाकिस्तान से ही एक दोस्त के फेसबुक के ज़रिए, एक उस्मान हैदर साहब हैं, उन्होंने एक अपनी रिसर्च वहाँ पेश की जो उन्होंने आगे फर्दर शेयर की हुई थी। मेरी कल उनसे बात हुई तो मैंने कहा मैं इसका जिक्र करूं, कहते हैं कर दें, आप ज़ाहिर है हमारी फेसबुक पे लगी हुई है, उन्होंने शेयर की है, ये उनके फैक्ट्स फाइंडिंग्स हैं। वो जब शेखुपुरा में वो जिस क्रिश्चियन को सज़ाए मौत सुनाई गई है वहाँ पाकिस्तान में अदालत की तरफ से ब्लास्फेमी के नाम पर, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके तो वो सामने रखे हुए थे वो माखज़, और कहते हैं कि मैंने देखा है कि ये जो ब्लास्फेमी है इसकी सज़ा मौत, ये कुरान शरीफ में भी नहीं है और बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में भी नहीं है। लेकिन कहाँ फिर है ये? उन्होंने बताया कि एक तो ये भगवत गीता में सज़ा मौत है और दूसरे ओल्ड टेस्टामेंट में है, और वो हवाले उन्होंने उसमें दिए हुए थे। इतनी बात करके जब वो चुप हो गए हैं तो बता तो उन्होंने दिया कि इस वक्त जो इस्लामाइजेशन वाला पाकिस्तान है, इस्लामाइजेशन के नतीजे में एक नया इस्लाम पैदा होता है। ये जो ज़ेशनों वाले इस्लाम होते हैं, ये वो अब्बानी इस्लाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था ना कि वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब शराब हराम होती है तो वो अपने ऊपर हराम करते हैं और पीने वाले अपने मटके तोड़ते हैं। वहाँ ऐसा नहीं हुआ था कि सहाबा के कोई गैंग बन के तो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक वो जाके मदीने में दुकानें शटर गिराते फिर रहे थे और मटके तोड़ते फिर रहे थे। किसी ने नहीं तोड़े, उन्होंने तोड़े जो पीते थे, और उन्होंने अपने ऊपर उस हुक्म, बल्कि एक जो रिवायत मिलती है वो ये कि एक साहब ने, जाहिर है जो पीने वाले होते हैं उनके लिए तो वो मौत ज़िंदगी होती है, तो वो मटके तोड़ने लगे तो उन्होंने कहा ठहर जो पहले जाके पूछते आओ, पता ही कर लें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया भी है कि नहीं। तो रिवायत है कि उन साहब ने अल्लाह ताला उनसे राज़ी और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा इनको तोड़ दें और फिर जाके पता कराएं। अगर हुक्म नहीं दिया होगा तो शराब और मिल जाएगी, लेकिन अगर हुक्म दे दिया हुआ तो ये नाफरमानी किस खाते में जाएगी इस वक्त। इस तरह का जो अतात गुजार और इस तरह जिस ह्यूमन स्टफ़ की तरबियत हो चुकी होती है वो अपने ऊपर नाफिज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देख लें कि जब ये बारें और ये सारा कुछ बंद हुआ और जब ये भुट्टो साहब ने किया तो उन्होंने क्या किया कि वो
बाज़ारों और गलियों और दुकानों पे उनका आर्डीनेंस और ज़ियाउल हक के आर्डीनेंस की जो है वो पहुंच गई रिट, लेकिन उनके ऑफिसर्स मेस में और उनके अपने भुट्टो साहब की ज़ाती जो बार कैबिनेट है उसमें और उनकी काबीना के लिए वो सारा कुछ उसी तरह अवेलेबल रहा। तो ये जो 2 नंबर होते हैं ये इस्लाम माइज करते हैं, और वो जो सचमुच जो इस्लाम होता है जो अपने ऊपर नाफिज करना, उसमें जान कटती है, जान जाती है, वो और स्टफ होता है। लेकिन इस ज़माने की हमारी बदकिस्मती है कि अब नाम उन पुराने बुज़ुर्गों का, उन पुरानी नाबगाए रोज़गार रोशनी के मीनार हस्तियों के इस्तेमाल होंगे, और आगे हमारे सामने जिनको हम भुगतना है वो ये ताहिर अशरफी होंगे जो खुद टुन्नो होके तो आगे बैठ जाते हैं। और अब तो वो मीडिया पे अवेलेबल है ना, क्लिप सब ने देखा हुआ है। तो पिछले दिनों एक नौजवान ने बड़ा एहतजाज किया कि जी आप हमारे उलमा की वो करते हैं, आप इशारतन उनकी वो तहकीर करते हैं। तो मैंने कहा कि जनाब जिस दिन जिनको मैं कर रहा हूँ वो आपसे सुन के कर रहा हूँ, वो उस दिन जिस जियो में वो टुन्नो होके बैठे हुए थे उनके वो खुद हंस रहे थे बैठे हुए। तो जो इस कैरेक्टर पे पहुंच चुका है तो आप उसको अपना उलमा बना के क्यों बैठे हुए हैं, रखें फिर आप, लेकिन हम तो वो जो नज़र आता है वो बात तो हम करेंगे। बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आज मुतफर्रिकात ही की बात है, तो वो हल्के फुल्के लहजे में किसी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ से दरिया का पार्ट चौड़ा हो जाता है तो वहाँ आगे वो सारा का सारा पानी एक ख़ास बहाव से थोड़ी हल्की स्पीड से चलता तो जाता है, वो रुकता तो है नहीं, और अगर उसको महसूस किया जाए तो उसके अंदर एक इज्तमाही प्रेशर भी उसी तरह होता है, लेकिन वहाँ शोर कोई नहीं होता लहरों का, और बड़े सुकून से आप कुदरती बहाव को देख भी सकते हैं, और बाज़ दफ़ा आप उसको देखते देखते आपका साथ अपने अंदरून का भी सफ़र शुरू हो जाता है। मिसरा भी इस पे आया एक कि वो अंदरो अंदरी वगदा रहंदा पानी दर्द हयाती दा, तो वो तो साथ साथ जारी रहता है। बहरहाल ये एक तहरीर या आज़ाद नज़्म के अंदाज़ में लिखी है, नैयर आफाक साहब की ये तहरीर है, और उनकी हमने इंतखाब करके आप लोगों के लिए रखी हुई थी कि जो अहमदी एक्टिविज़म और जो अहमदी हवाले से बात नहीं भी करते, उनके अंदर से उनकी फितरत अब उनसे बेइख्तियार ये बात कहलवा रही है। क्या लिख रहे हैं? ये बांझ सोचों की तंग नज़री की सरजमी है, ये बांझ सोचों की तंग नज़री की सरजमी है, ये असर लहू है और जैसे अपना हर ज़ख्म बेहुनर है, ये शहर शहर खुदा गिरफ्ता है, ये शहर शहर खुदा गिरफ्ता है और जुनू जैसे औज पर है, हथेलियों में भरे हुए संग खाली आँखों से देखता हूँ मैं, उसके बाद अब आसमां की जानिब सवाली आँखों से देखता हूँ। वफा के बेअंत दश्त से लेके सारे दीमक ज़दा अकीदों की सरहदों तक, खुदा परस्तों की उम्र भर की इबादतों की रऊनतों की चमक से लेकर नफस नफस इज्ज़ आलूद और तारीक मैकदों तक, तमाम मीनारों मिंबरों तक, तमाम नेकों तक और बदों तक, ये बांझ सोचों की तंग नज़री की सरजमी है। यहाँ मोहब्बत कहीं नहीं है, यहाँ महज अब तो बेअमानी है, बदगुमानी है, गुम रही है। सुन लें, मेरे मुंह से अगर इसका चौथा हिस्सा निकला होता तो आप कहते कि अब ये तो आप हमारे खिलाफ बात हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यह आप में से इंसानी फितरत मजबूर होके, तो अब वो बेख्तियार होके अब ये इसको कहते हैं बिलबिला के तो आपके अंदर से आवाज़ आना। यहाँ महज अब तो बेअमानी है, बदगुमानी है, गुम रही है, हर एक मौसम यहाँ खिजानी है, बदगुमानी है, गुम रही है। अगर ये शहर सुदूम है, पत्थरों से उसको उजाड़ फेंके, ज़मीन से कह दो कि ज़लज़लों के अजाब भेजे, लुटी पिटी सारी बस्तियों पर पहाड़ फेंके, फलक से कह दो कि रोशनी के तमाम दरवाजे बंद कर दे और अपनी आंखें उखाड़ फेंके। ये असर लहू है और जैसे अपना हर ज़ख्म बेहुनर है, खुदा फरोशी यहाँ रिवायत, बशर की तजलील यहाँ डगर है, यहाँ का दस्तूर कत्लो गारत,
यहाँ पे तकफीर अब के दीन है। ये देख लें कि जो आपके दीन के मेमार और जुब्बा और दस्तार के इस वक्त नुमाइंदे बैठे हुए हैं। खुदा फिरोशी यहाँ रिवायत, बशर की तजलील यहाँ डगर है, यहाँ का दस्तूर कत्लो गारत, यहाँ पे तकफीर अब के दीन है। ये बांझ सोचों की तंग नज़री की सरजमी है, यहाँ मोहब्बत कहीं नहीं है। कभी अखुवत की बात करने यहाँ जो आया कोई पैगंबर, कोई इमाम ज़मां जो आया, तो उसकी तहकीर हम करेंगे, हम उसका फिर सर कलम करेंगे, हम उस पर फतवों की संग बारी करेंगे, जीते जी मार देंगे उसको, हम उसको रुसवा करेंगे हर सू, हम उसको तोहफे में दार देंगे। ये तंग नज़री की बांझ सोचों की सरजमी है। यहाँ तक जनाब बात पहुँच चुकी है और अब जगह जगह 2-2, 4-4, 5-5 लोग, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं, नया दौर जो है अब वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर पैरेलल उन्होंने डेवलप किया है। सुजाग इसी तरह पैरेलल कोशिश कर रहा है। रहा सवाल जो मेन स्ट्रीम का, तो अब वो 90 न्यूज़ की छोटी सी जो खबर आई, वीडियो भेजी गई मुझे, वो भी सुन लीजिए। सरहद असेंबली ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस इशू की हुई करारदाद रिपोर्ट के बारे में जिस पे उनके 40 मेंबरान के और दोनों हाउसेस के मेंबरान के दस्तखत हैं, जिसको वो सरकारी तौर पर शाया कर चुकी है, जिसमें उस रिपोर्ट के टाइटल में सफोकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और सफोकेशन पे ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं जो ख़ुद पाकिस्तान में बैठ के लोग कर रहे हैं। उसके ऊपर कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ये करारदाद पे वहाँ पेश हुई और पास हुई है। उस पर क्या करें जी असेंबली, यानी ये वक्त आ गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को सूबा सरहद की खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली करारदाद पास करके क्या करना चाहती है, ये सवाल है। और ये अब पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो मलका बरतानिया और उनकी पार्लियामेंट, वो बेहतर समझती है कि अगर जिनको अभी आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले आज़ाद किया है, वो अब आपके ऊपर कोई फ़ैसले नाफिज करने चले हैं, तो करवाएंगे वो या नहीं करवाएंगे। जब इस तरह की बात हो तो 92 न्यूज़ है मेन स्ट्रीम मीडिया। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जानते बूझते, क्या उसके एमडी को या उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को पता नहीं है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो उसकी जनाब वो फैल रही है और व्हाट्सएप पे शेयर हो रही है। और ये कादियानियों के ख़िलाफ़ सरहद असेंबली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये ललकार के ये कर दिया, क्या कर दिया। और बात मैंने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में ये कही थी, पाकिस्तान की बदनामी का बायस आप खुद हैं और आपके करतूत हैं। आपको अपने करतूतों से वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज़ दुनिया ना अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है। वो लोग देख भी रही है सारी दुनिया आपको, और आपको समझ भी रही है और बोल भी रही है और बोलेगी भी। आप कहाँ कहाँ ये तबर रखेंगे, कहाँ कहाँ आप गले घूंटेंगे, ये अब मुमकिन नहीं रहा आपके लिए। जिस तरह वो रज़ा रूमी और उनका पूरा पैनल जो वो ख़वातीन और वो वहाज साहब कह रहे थे कि उसके बाद अब फिर यही ऑप्शन रह जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया और वो ख्वाब देख रहे हैं, तो ये इतने लोग और ये जोग्राफियाई तौर पर जो पाकिस्तान की प्लेसमेंट है वो उनसे ये होने नहीं देगी। एंड पे मैंने एक बंद नज़म का ढूंढ रखा था। इंजला हमेश हमारी दोस्त हैं कराची से, अहमद हमेश साहब की साहबजादी, उनसे जैसे मैंने एक दफ़ा कभी कभी ये शेयर करते रहते हैं चीज़ें, तो कहती हैं ये नज़म तो किसी दिन पूरी पढ़ के सुना दो। पूरी तो खैर अभी मैं किसी और मौके के लिए रखी हुई है। पिछली दफ़ा उसका एक बंद सुनाया था और आज फिर एक जैसी ये बातें आपके सामने अभी रखी हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, और ये नज़म भी सुनाई है। तो अब ये कलाम ताहिर से एक बंद आप सुनिए, इसी पे फिर मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि सूरज ही नहीं डूबा एक शब, सब चाँद सितारे डूब गए, बहरे जुल्मात की तुग़यानी में नूर के धारे डूब गए। वो नफ़रत का तूफ़ान उठा, हर शहर से अमन व अमान उठा, जल्बे ज़र का शैतान उठा, मुफलिस के सहारे डूब गए। ए कौम तेरा हाफिज़ हो खुदा, टाले सर से हर एक बला, ता हद्द नज़र सैले इस्यां, हर समत किनारे डूब गए।
बेकस बेबस क्या देख रही है, अब चश्मे हैरान वतन, ए देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन। फ़ी अमानिल्लाह पाकिस्तान। अल्लाह के हवाले। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।